12 साल से बेघर गोरेगांव पश्चिम के पतरा चाल की समिति अब उपोषण पे बैठ गई है। उपोषण पे बैठते ही 2 दिन हुआ कि वहाँ पे सभी लोग उन्हें मनाने और उनको आश्वासन देने पहुँचे। ऐसे ही पहुंची विद्या ठाकुर जी, जो कि यहाँ की विधायिका और पूर्व राज्य मंत्री रह चुकी हैं, और सारे के सारे बीजेपी के नगर सेवक पहुंचे। इनके साथ साथ सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी पहुंचने वाले हैं। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुंची और सारा प्रकरण क्या है, यह प्रकरण जानने की पूरी कोशिश की। हालांकि पत्राचाल की समिति से जब हमारी और बात हुई और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बयान दिया है, उससे तो यह जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन रहिवासियों के साथ कहीं ना कहीं मोटा घोटाला हुआ है और इनके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का मामला हो रहा है। आइए जानते हैं आगे की खबर। पत्राचाळ संघर्ष समितीचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, खरं तर ही अतिशय दुःखद गोष्ट आहे की पत्राचाळीच्या पुनर्निर्माणाच्या करता या ठिकाणी उपोषण करावं लागतं। मला या प्रश्नाची कल्पना या करता आहे की जवळजवळ 3-3.5 वर्षापूर्वी मी स्वतः याच्यामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून लक्ष घातलं होतं आणि त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात कारवाई करायचा प्रयत्न आपण केला आणि मी स्वतः या ठिकाणी येऊन गेलो होतो। इथली सगळी परिस्थिती बघितली होती। त्यानंतर आपण जो बिल्डर होता त्याच्यावर कारवाई केली। ते कोर्टात गेले, कोर्टात आपण त्या ठिकाणी भांडलो, कोर्टातनं आपण आपल्या बाजूनं त्यावेळेस सगळं लावून घेतलं आणि या बिल्डरांच्या प्रश्नातनं बाहेर पडण्याकरता याचं काम म्हाडाने स्वनिधीतनं करावं आणि त्याच्यानंतर मग म्हाडाने त्या संदर्भातले पुढचं काय कारवाई असेल ती करावी, असा निर्णय देखील आपण त्यावेळी घेतला होता। समिती त्याच्यावर तयार झाली जॉनी जोसेफ साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली आणि 15 दिवसात ही समिती या संदर्भातला अहवाल देईल असं सांगण्यात आलं होतं। समितीने एक अहवाल दिला देखील, परंतु तो इंटरिम अहवाल आहे आणि त्याच्यामध्ये ज्या उपाययोजना सुचवण्याच्या संदर्भात सांगितलं होतं तो अहवाल मात्र काही समितीने दिला नाही आणि आता जवळजवळ 1 वर्ष हे काम रखडत आहे। मुळातच या संदर्भात जी काही भूमिका शासनाच्या वतीनं घेतली जाते ती कुठेतरी संदिग्ध अशा प्रकारची भूमिका आहे हे मात्र लक्षात येत आहे। कारण हा अतिशय जटिल प्रश्न, मी त्याच्यावर अनेक बैठका मुख्यमंत्री म्हणून घेतल्या आणि प्रत्येक वेळी आपण दबाव टाकून अधिकाऱ्यांवर त्या ठिकाणी निर्णय करत होतो। आज मात्र असं लक्षात येत आहे की पत्राचाळीचा जो काही हा सगळा प्रश्न आहे हा आउट ऑफ साईट आउट ऑफ माइंड अशा प्रकारे सरकारच्या माध्यमातून हाताळला जातोय आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी उपोषणाला बसण्याची वेळ पडली आहे। खरं तर भरपूर काम या ठिकाणी झालेलं आहे। थोडं जर याला हातभार लावला तर 1.5-2 वर्षामध्ये घरं हे आमच्या रहिवाशांना मिळू शकतात अशा प्रकारची परिस्थिती आज आहे। पण त्याकरता कुठेतरी इच्छाशक्ती मात्र प्रचंड गरजेची आहे। एका लेवलपर्यंत मी ते काम पोचवलं होतं। मी जर या ठिकाणी आमचं सरकार असतं तर मी दाव्यानं सांगतो की आतापर्यंत आपण हे काम अंतिम स्टेजला नेलं असतं। दुर्दैवाने लोकशाही तसं होत असतं, लोक बदलतात, सरकारं बदलतात, पण या सरकारकडनं देखील माझी अपेक्षा आहे। कारण हा सर्वसाधारण आपला मराठी माणूस जो या पत्राचाळीतला ज्याला अनेक वर्षाचं हे घराचं स्वप्न दाखवण्यात आलं आणि या स्वप्नाच्या भरोश्यावर विकासकाने FSI विकून टाकला, इमारती विकून टाकल्या, पैसा कमावून टाकला, हजारो कोटी रुपये कमावून टाकले। आज आमचे जे पत्राचाळीतले रहिवासी आहेत त्यांना घरही नाही आणि कुठला प्रोजेक्टही पूर्ण होत नाही अशी अवस्था या ठिकाणी आहे। आणि म्हणून मी या ठिकाणी आपल्या उपोषणाला पूर्ण पाठिंबा देण्याकरता आलो आहे। आमचा 100% पाठिंबा या ठिकाणी आहे। मी असेल किंवा विरोधी पक्षनेते प्रवीणजी असतील, विद्यार्थी असतील, आम्ही सगळे आपल्या सोबत आहोत आणि निश्चित आपलं जे निवेदन आहे ते निवेदन मुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करू, त्यांच्या पाठीमागे लागण्याचं काम आम्ही करू। आणि आता 1 तारखेपासून अधिवेशन सुरू होत आहे। उद्या BSc आहे, BScच्या वेळेस देखील मी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करेन। त्यानंतर
अधिवेशन सुरू होतं आहे, अधिवेशनात देखील हा विषय लावून धरू. याचा अर्थ माझं असं म्हणणं नाही की अधिवेशनापर्यंत तुम्ही उपोषणाला बसावं, पण जेवढं काही आमच्या हाती त्या ठिकाणी आयुध आहेत त्या सगळ्या आयुधांचा उपयोग करून जो काही सरकारवर दबाव तयार करता येईल तो दबाव तयार करून तात्काळ या संदर्भातले निर्णय व्हावेत आणि पुढच्या 1.5-2 वर्षामध्ये प्रत्यक्ष आमच्या पत्राचाळीतल्या रहिवाशांना त्यांचं हक्काचं घर मिळावं या दृष्टीनं सर्व प्रकारची मदत आणि सर्व प्रकारचं जी काही ताकद ही तुमच्या पाठीशी आम्ही निश्चितपणे उभं करू एवढंच या ठिकाणी मी आश्वासन देतो. आपल्या उपोषणाला मी पूर्ण पाठिंबा देतो. सरकारच्या वतीनं हे उपोषण लवकरात लवकर सोडवलं जावं आणि अर्थातच सोडवलं जावं म्हणजे आश्वासनावर नाही तर कृतीनं सोडवलं जावं असा प्रयत्न आम्ही निश्चितपणे करू हे देखील आपल्याला आश्वासित करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इन्हें पूरा समर्थन दिया पत्राचार समिति को, और समर्थन ही नहीं, उन्होंने लिख कर भी अपनी जो भावना थी वो उन्होंने वहाँ पे प्रकट किया. और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बताया? घरघर नेमकी कधीपर्यंत थांबणार? पत्राचाळीच्या संदर्भात खरं म्हणजे अतिशय विलंब या ठिकाणी होतो. अक्षम्य अशा प्रकारचा विलंब आहे. याचं कारण आपल्याला माहिती आहे की मागच्या काळामध्ये या संदर्भातले अनेक निर्णय आम्ही घेतले होते. विशेषतः इथला जो काही विकासक आहे त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यातनं बेदखल करण्यापर्यंत सगळे निर्णय आपण घेतले होते आणि मग माडाने हे बांधकाम करावं असाही निर्णय घेतला होता. दरम्यान सरकार बदललं. आता नवीन सरकारने त्या संदर्भात एक कमिटी नेमली. आता 1-1.5 वर्ष झालं त्या कमिटीचा अहवालच येत नाही आहे. अंतिम अहवाल आल्याशिवाय सरकार त्याच्यावर कारवाई करत नाही आहे. माझं स्पष्ट मत आहे की या संदर्भात कुठल्याही अहवालाची आवश्यकता नाही आहे. सगळी प्रॉपर्टी माडाची आहे, ती पूर्ण माडाने ॲक्वायर करावी. या सगळ्या पत्राचाळीतल्या रहिवाशांना माडाने स्वनिधीतनं त्यांचं भाडं द्यावं, त्यांचं घर बांधून द्यावं. उरलेला सगळा FSI माडा विकू शकते आणि भरपूर पैसे देखील माडाला यातनं मिळू शकतात. हा कुठला घाट्याचा सौदा नाही आहे, हा माडाकरता फायद्याचा सौदा आहे. त्यामुळे येत्या 1.5 ते 2 वर्षात या प्रत्येक माणसाला घर देता येऊ शकतं. त्याकरता माडाने पुढाकार घ्यावा असं माझं मत आहे. सर, विदर्भातल्या अनेक जिल्ह्यांसह मुंबईमध्ये पण कोरोना पुन्हा एकदा डोकं काढतो. आपल्याला वाटते का की सरकारची ज्या काही उपाययोजना आहेत त्या कुठेतरी तुटपुंज्या पडतात, कमी पडतात? मला असं वाटतं की याच्याकडे गांभीर्याने बघावं लागेल, कारण महाराष्ट्रातच कोरोना जास्त वाढताना आपल्याला दिसतो आहे. इतर ठिकाणी काही तो वाढतोय अशी परिस्थिती नाही आहे. म्हणजे आज तर मी बघितलं की 17 राज्य अशी आहेत की जिथे एकही नवीन त्या ठिकाणी केस नाही आहे. फॅटॅलिटी देखील कमी झाली आहे. महाराष्ट्रातही फॅटॅलिटी बरीच कमी झाली आहे, पण केसेस मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळे याच्यावर नेमकं कारण काय आहे याचा कुठेतरी विचार हा करण्याची गरज आहे. 12 साल की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार अब पत्राचार समिति थक चुकी है, और थकने के बाद अब इन्होंने जो कदम उठाया है वह कदम इनको कहाँ ले जाएगा, इस बारे में हम चर्चा करने के लिए गोरेगांव वेस्ट के पत्राचार समिति से मिलने आए हैं, जो कि आज यहाँ पे साकली उपोषण, जो कि चैन सिस्टम उपोषण कहा जाता है, ये करने पे बैठे हैं. हालांकि राजनेताओं लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 दिन से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा. आज दूसरा दिन है. आइए हम बात कर लेते हैं कुछ इसी बारे में कि आखिर में आगे इनकी रणनीति क्या होगी. मैं रमाकांत हुर्वे, पत्राचाल का रहवासी हूँ. अच्छा, राजनेता तो आ रहे हैं आज, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी भी आए, आपको आश्वासन दिया, आप लोग ने उन्हें अनुवादन जो भी पत्र था वो दिया. आपको क्या लग रहा है कि आगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या हो सकता है? देखिए, गए 6 साल से हमारे पत्राचाल का जो कंस्ट्रक्शन है वो रुका हुआ है, और लगभग 5 साल से लोगों का जो भाड़ा है वो भी रुका हुआ है. गए 5 साल से हमारी संघर्ष समिति जो है अलग अलग जगह, शासन में, प्रशासन में, मंत्रालय में, माड़ा में, सब जगह पे सर पटक रही है और विनतियाँ कर रही है, मोर्चे लेके जा रही है. लेकिन अब तक हमारे हाथ में कोई भी ऐसा ठोस हमें आश्वासन कहीं से भी नहीं मिला. हम लोग जॉनी जोसेफ साहब के रिपोर्ट पे हम लोग देख रहे थे कि उनसे हमारे लिए कुछ पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, लेकिन उस तरह से भी हमें कुछ आशाएं नहीं दिखाई दे रही है. और अब तक कई राजनेता यहाँ पे आके गए, उन्होंने कई आश्वासन दिए. 3 साल पहले, 3.5 साल पहले भाजपा की और सेना की सरकार थी, तभी फडणवीस साहब आए थे और आज भी वो हमारे समर्थन में आए थे. लेकिन इस 3 साल में सिर्फ पन्ने जो है पलटी हुए है, लेकिन कुछ लिखित हमें आश्वासन कहीं से नहीं मिला है. और अभी उपोषण करने के बगैर हमारे सामने कोई पर्याय नहीं है, और इसमें हम लोग जीत हासिल किए बगैर उठेंगे नहीं.
ये हमने तय किया है। एक कहावत है कि जान माल का हानि हो ही रहा है। जान माल इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 5 साल से इनको ना भाड़ा दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है, और इनकी जो बैंक बैलेंस थी वो अब ख़त्म होने के कगार पे है। और जान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये 5 साल के दरमियान कुछ लोग स्वर्गवास हो गए हैं और एक महिला थी जो कि आत्महत्या भी की है। आइए हम उस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर में क्या हुआ था कि उनको आत्महत्या करने की नौबत आई। एक्चुअली हम लोग को अभी 5 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा है और अभी तो हम बेघर है, आपको भी पता है 6 साल से। तो ये बहुत से लोगों की आज दयनीय अवस्था है कि 5 साल से अगर भाड़ा नहीं मिल रहा है तो वो जेब से कितने दिन तक अपना भाड़ा देंगे। दूसरा एक कोविड का मामला हो गया, कोई कोविड के मामले की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, बहुत सारे। इसी में ये एक महिला थी जिनको भाड़ा मतलब जो पहले रेंट मिल रहा था वो रेंट पहले भर सकते थे, अभी वो रेंट ही नहीं मिल रहा है। और 3 साल से उनका खाने पीने का मतलब खाना पीना कहाँ से करेंगे, अपना घर कैसा भरेंगे, घर में मतलब राशन पानी भरना है उसके लिए पैसा नहीं है। तो वो सब ये पैसे की जो कठिनाइयाँ उनके सामने आई, उसी वजह से उन्होंने उस टाइम पे आत्महत्या कर दी। और ये प्रकल्प का तो अभी अनिश्चित हमारे लिए हो गया कि कब ये प्रकल्प छूटेगा। तो आदमी लोग अभी मतलब सहन शक्ति उनकी अभी मतलब ख़त्म होने आ गई है, तो उस वजह से ये मामला हो गया था। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर का मतलब आज मिलेगा घर कल मिलेगा ऐसे स्वर्गवासी हो गए। बहुत 1-2 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। अभी तो शासन उठे और कुछ करे, ऐसी हमारी एक भावना है कि अभी तो कुछ इसका सोल्यूशन निकले, नहीं तो और कितनी जाने जाएंगी और इसका हमें पता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ने आज आपको क्या आश्वासन दिया या कितने दिन का आपसे वक्त मांगा कि आप लोग इतने दिन तक इंतजार कीजिए, मैं कुछ निर्णय निकालता हूँ? देखिए, जब वो यहाँ आए थे तभी वो राज्य के मुख्यमंत्री थे और पत्राचाल के प्रोजेक्ट में काफ़ी घोटाला हुआ है। उन्होंने काम चालू किया था और बहुत सारी गंदगियाँ उन्होंने साफ़ की थी, लेकिन उसके बाद में जो काल आया उनकी सरकार नहीं रही। तो शायद हमें ऐसा लगता है कि आगे फिर उतने जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अभी वो विरोधी पक्ष में है, तो उन्होंने बोला कि जितने ताकत से और जितने कानून से उन्होंने पहले आवाज़ उठाई थी उसी तरह से अब वो एक तरह से शायद अभी अधिवेशन चालू हो रहा है, उससे पहले से ही हम लोग जो है पत्राचाल का जो सवाल जो है वो सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आपके समर्थन में मैंने जहां तक न्यूज़ कवर किया था आपके पत्राचाल का, तो शिवसेना भी दिखाई दी थी। क्या इस वक्त वो दिखाई दे रही है? देखिए, पत्राचाल का जो संघर्ष जो है ये हम लोग ये मानेंगे कि हमारे जो गोरेगांव के पालक मंत्री है सुभाष जी देसाई, उनके नेतृत्व के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, वो हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाकी भी कई पार्टियां जो है वो भी हमें मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन संघर्ष समिति ने कहीं भी कोई भी राजनीतिक दल का सहायता नहीं ली, ना उनका झंडा लिया, ना उनके एजेंडा के तहत हम लोगों ने काम किया है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम राजनीतिक पक्ष से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। ये पत्रा समिति चाल संगठन जो है इनकी खुद की लड़ाई है और ये अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। समर्थन के लिए तो सब लोग आ रहे हैं। समर्थन की बात करूँ तो यहाँ से गोरेगांव टोपी वाला मार्केट है, उसके बाद कल्याण जन कल्याण करके है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। जो गणपति पंडाल है वो सभी लोग यहाँ के आके समर्थन दे रहे हैं। ये कितना दिन तक अभी और चलने का इरादा है, और अगर ये 2-4 दिनों में कुछ निर्णय नहीं आता तो क्या आगे की कदम होगी? अभी तो ये अनिश्चितकालीन हम लोग ने ये जो साखड़ी उपोषण इसको मराठी में कहते हैं, अगर हमारे शासन दरबार से कोई उचित निर्णय हमारे मतलब इसमें फेवर में नहीं आया तो हम ये आमरण उपोषण को भी इसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर सरकार को इसका जवाब देना होगा, लेकिन हमें एक आशा है, अपेक्षा है कि सरकार इसके ऊपर जल्द ही निर्णय निकालेगी और अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है वो। हमारे भी राज्य सरकार से अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द इनका कुछ निर्णय निकाले, क्योंकि 5 साल से भाड़े भी बंद है और घर भी नहीं है, यानी कि घर भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर इस तरह से आमरण उपोषण अगर होता है तो हो सकता है कुछ जाने भी ना रहें। तो उससे पहले सरकार जागे, यही मेरी अनुरोध है। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल गोरेगांव वेस्ट से, पत्राचाल समिति पंडाल।